हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आप लोगों को स्वागत है आपका अपना चैनल विद्यारूपन एकेडमी में। जी हाँ बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले क्लास 10th का लाइट रिफ्रैक्शंस। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में क्लास 10th का मतलब हम कहना चाह रहे हैं यहाँ पे रिफ्रैक्शंस नहीं रिफ्लेक्शंस का वीडियो आपको दे रखे हैं। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले रिफ्रैक्शंस। तो चलिए एक एक करके हम लोग एक बार देख लेते हैं इस वीडियो में, इस क्लास में हम लोग क्या क्या टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं रिफ्रैक्शंस, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, एस्नेल लॉ पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली रेयर मीडियम, स्फेरिकल लेंस, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशंस बाय कॉन्वेक्स लेंस, और उसी के साथ साथ रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्मेशंस बाय कॉन्वेक्स लेंस, रूल्स इमेज फॉर्मेशंस बाय कॉनकेव लेंस, रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंस, और लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशंस, पावर ऑफ लेंस। तो हम लोग आज इस वीडियो में ये इतने सारे टॉपिक्स, इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा भी बातें हम लोग जो है ना इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस में देखेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो में बने रहें और देखते रहें। अगर आपको किसी प्रकार का अगर प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करते रहें, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज का हम लोग क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शंस होता क्या है। तो रिफ्रैक्शंस का सिंपल सा मीनिंग है, रिफ्रैक्शंस बेंडिंग ऑफ लाइट को कहते हैं। रिफ्रैक्शंस मींस बेंडिंग ऑफ लाइट। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हो, मैंने यहां पे लिखा है रिफ्रैक्शन इज अ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट्स एंटर ऑब्लिक्वली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। मतलब एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में अगर कोई भी जैसे लाइट की अगर बातें करें, अगर एंटर करेगा तो वो लाइट बेंड कर जाता है, ठीक है ना। अब यही फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अब ये रिफ्रैक्शंस आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे कि हम लोग को मालूम है स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम जो होता है वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शंस चेंज ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शंस का मेन कारण होता है जब लाइट के स्पीड में चेंज होना। जैसे ही अगर मान लीजिए लाइट के स्पीड में चेंज होगा, और वो भी क्यों होगा, जब एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जब लाइट को एंटर करना पड़ता है तो वैसे ही जो है ना लाइट का स्पीड चेंज होगा, और जैसे ही लाइट का स्पीड चेंज हुआ तो वो रिफ्रैक्ट करेगा, बेंड करेगा। अब चलिए इसमें हम लोग देखते हैं, जैसे कि हम लोग कुछ रियल लाइफ एग्जांपल के साथ भी लेके चलेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं द बॉटम ऑफ स्विमिंग पूल्स अपीयर्स हायर। अगर हम स्विमिंग पूल के हिसाब से अगर देखें, मान लीजिए कोई जंप लगा के उसमें तैर रहा है, ठीक है ना, तो आप देखिएगा ऊपर से तो आपको लगेगा ना फ्लोट कर रहा है, ऊपर में तैर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो बेंडिंग ऑफ लाइट की वजह से आपको दिख रहा होगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है, उस ट्रांसपेरेंट ग्लास में एक पेंसिल रखा हुआ है। अब उस ट्रांसपेरेंट ग्लास में जैसी पेंसिल रखा हुआ है, जब उस पेंसिल इसको ग्लास को अगर आप दूर रखेंगे और जब ऑब्जर्व करेंगे तो आपको नजर आएगा जो पेंसिल है वो थोड़ा सा टेढ़ा नजर आएगा, बेंड किया हुआ नजर आएगा। तो इसमें भी क्या लग रहा है, रिफ्रैक्शंस, ठीक है बच्चों। उसके साथ साथ आप यहाँ देख सकते हैं लेमन्स प्लेस इन द ग्लास टेम्बलर अपीयर बिगर। जो नींबू अगर मान लीजिए आप ग्लास पर रख दीजिएगा ना, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लीजिए, उसमें नींबू रख दीजिए और थोड़ा दूर से ऑब्जर्व कीजिएगा तो आपको नींबू जो लगेगा थोड़ा सा बिगर लगेगा, थोड़ा सा बड़ा साइज का दिखेगा। इसमें भी क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शंस। और साथ ही साथ और भी आप लोग जो है रियल लाइफ एग्जांपल देख सकते हैं। लेटर्स ऑफ बुक अपीयर टू बी रेज्ड व्हेन सीन थ्रू ग्लास स्लैब। और जैसी ग्लास स्लैब के हिसाब से अगर देखना चाहेंगे लेटर को, तो लेटर आपको जो है ना थोड़ा सा बड़ा, एकदम से कहीं पे जो है ना आराम से भुरेदार उस तरीके से नजर आएगा। ये सब जो फेनोमेना आपको मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल के हिसाब से, ये सारे के सारे क्या होता है, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शंस का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। रिफ्रैक्शंस का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट, जहां पे लाइट मुड़ जाता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के बाद, और उसके मेन कारण होते हैं लाइट के स्पीड में चेंज होना। जैसे ही अगर चेंज होता है स्पीड ऑफ लाइट, वैसे ही आपका रिफ्रैक्शंस हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया जो रिफ्रैक्शंस किसको बोल सकते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट को। मैंने यहाँ पे भी डेफिनेशंस लिख चुका है। रिफ्रैक्शन इज अ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट्स एंटर ऑब्लिक्वली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। ये तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक ग्लास स्लैब लिया है, और ग्लास स्लैब से जैसे ही लाइट को पास करा रहे हैं तो लाइट बेंड करेगा, ठीक है बच्चों। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये ग्लास स्लैब, और इस ग्लास स्लैब को अगर बात करें पूरे डेंसिटी से, मतलब क्या, इसमें पूरे तरीके से अगर मान लीजिए पानी भरा हुआ है, ठीक है,
पूरे पानी भरा हुआ है। अब ये जो रे ऑफ लाइट की बात करें तो रे ऑफ लाइट आपको कहाँ से आएगा, तो रेयर मीडियम से। अब ये रेयर मीडियम क्या होता है, रेयर मीडियम का मतलब होता है हवादार, मतलब कोई भी उसके आसपास उतना घनत्व नहीं, उतने डेंसिटी नहीं है, वो आराम से आ सकता है, स्मूथली आ सकता है। तो जहां से अगर स्मूथली आ सकता है उसको आप बोल सकते हो रेयर मीडियम। और वही डेंसर मीडियम की बात करें तो उस मीडियम को बोल सकते हो जहां पूरे तरीके से भीड़ भड़ाका इलाका होगा, आप उसको बोल सकते हो डेंसर मीडियम। तो अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जो रेयर मीडियम से आएगा, और डेंसर मीडियम होते हुए अगर लाइट अगर पास कर रहा है तो लाइट के साथ क्या हो सकता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ आप देख सकते हैं इंसिडेंट रे। और जैसे ये इंसिडेंट रे की बात कर रहे हैं, जब ये मान लीजिए रेयर मीडियम से आ रहा है, स्ट्राइक करेगा, तो स्ट्राइक करने के बाद क्या होता है, 90 डिग्री बनता है, ये आपको पता ही है। और जैसे ही ये 90 डिग्री बना तो आपको पता है इसको हम लोग बोल सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और होता क्या है, यहाँ पे आने के बाद ये आपको बेंड करेगा, लेकिन बेंड जो करता है ना बच्चों, ये टुवर्ड्स नॉर्मल। अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आता है तो लाइट किधर मुड़ जाएगा, नॉर्मल की तरफ। तो लाइट इधर मुड़ गया, इसको जाना चाहिए था सीधा सीधा, लेकिन सीधा नहीं गया, ये लाइट किधर मुड़ गया, नॉर्मल की तरफ। तो इससे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए, जैसे ही अगर इंसिडेंट रे रेयर मीडियम से आएगा और वो स्ट्राइक करा, तो स्ट्राइक करने के बाद जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, इसको जाना चाहिए था सीधा सीधा, लेकिन सीधा नहीं जाएगा, वो बेंड कर जाएगा। और बेंड जो करेगा ना, वो नॉर्मल की तरफ क्या होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल। तो रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम आता है तो लाइट जो है ना नॉर्मल की तरफ मुड़ जाते हैं। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए डेंसर मीडियम में ही जो कि रिफ्रैक्टेड वाला बात बोल सकते हैं, और आने के बाद यहाँ पे क्या होगा, ये स्ट्राइक जैसे करा तो यहाँ पे क्या बनेगा, परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर जैसी बना, स्ट्राइक करा, अब ये कितना डिग्री बना, 90 डिग्री। जहां पे भी अगर स्ट्राइक करता है वहां पे कितने डिग्री बनाते हैं, 90 डिग्री। अब होगा क्या, ये दूर भागना शुरू कर देगा, मतलब अब ये जो दिख रहा है आपको मीडियम, ये कौन सा मीडियम है, तो डेंसर मीडियम है। तो जैसे ही डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आने की लाइट अगर कोशिश करता है बच्चों, तो क्या होगा, ये नॉर्मल से दूर भागना शुरू कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपने इस फेनोमेना को आप देख रखे हैं, तो ये लाइट इंसिडेंट रे क्या होता है, जैसे ही आएगा, आने के बाद वो मुड़ जाता है नॉर्मल की तरफ, और फिर डेंसर मीडियम से जैसे ही वो रेयर मीडियम में जाएगा तो अवे फ्रॉम हो जाता है नॉर्मल का, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये तो रिफ्रैक्टेड इस तरीके से जा रहा है, वैसे ये इंसिडेंट इस तरीके से जाना चाहिए था, ठीक है ना, लेकिन इस तरफ आ गया, रिफ्रैक्ट कर गया, बेंड कर गया लाइट, ठीक है ना। बेंड करने के बाद ये लाइट क्या हुआ, स्ट्राइक करा, स्ट्राइक करने के बाद 90 डिग्री हुआ, और फिर से ये अवे हुआ। तो आप ये जो रे देख रहे हैं इसको इमरजेंस रे बोला जाता है, ठीक है ना, ये इमरजेंस रे है। और ये जो इंसिडेंट रे देख रहे हैं आप, ये इंसिडेंट रे डॉट डॉट करके ये पास हो सकता है। तो इंसिडेंट रे और इमरजेंस रे के बीच में जो गैप होगा, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ना, इतना गैप है, इसको आप कह सकते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट, मतलब कितना जगह को वो डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है बच्चों। तो जहां पे अच्छा, इमरजेंट रे कब होगा, जब ये डेंसर मीडियम से रे ऑफ लाइट बाहर आएगा, तभी ये जो लाइट होगा वो इमरजेंट रे कहलाएगा या इमरजेंस रे, ठीक है। और इमरजेंट रे और ये जो इंसिडेंट रे है, जब एक दूसरे का पैरेलल दिखेगा, जब एक दूसरे का पैरेलल होगा, इसके बीच में जो डिस्टेंस कवर दिख रहा है आपको, लेंथ दिख रहा है, वो क्या कहलाएगा, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, उतने को दूरी को हटा लिया है, ठीक है ना, विस्थापित कर गया है। तो आप इसको बोल सकते हो लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे समझते हैं कुछ बातें। The extent of bending of ray of light at the opposite parallel face rectangular glass slab is equal and opposite, so they are emergence parallel to the incident ray। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। एंगल ऑफ इमरजेंस और एंगल ऑफ इमरजेंट क्या होगा, हमेशा बराबर ही होगा। ये इंसिडेंट रे है और यहाँ पे आगे इमरजेंस, तो अब ये दोनों अगर पैरेलल हुआ, इसका मतलब एंगल बिल्कुल एक जैसा बनना होगा, इसी वजह से ऐसा होगा। और ये दोनों के बीच में जो आपको जगह दिख रहा है, मैंने बता रखा, आपको इसको क्या कहना पड़ेगा, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें बच्चों, किस पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे दो बातों पे डिपेंड करेगा। पहली बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन समझ जाइए
जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो दो बातों पे डिपेंड करता है, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ना, अब मान लीजिए कोई मीडियम 1 है, मीडियम 2 है, जैसे रेयर मीडियम हुआ, डेंसर मीडियम हुआ, तो रेयर मीडियम से अगर डेंसर मीडियम अगर जाएगा तो लाइट तो बेंड करेगा। अब बेंड करा तो कितना से बेंड करा, कितना रेशियो से बेंड करा, कितना एंगल से बेंड किया, ठीक है ना, वही यहाँ पे बात कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसा होगा वैसे ही आपका लैटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम हुआ तो वहां पे लैटरल डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा कम हो जाएगा। ज्यादा अगर मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट थोड़ा ज्यादा दूर दूर भाग जाएगा, ठीक है। इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करेगा आपका लैटरल डिस्प्लेसमेंट। फिर थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, जैसे मान लीजिए एक बहुत ही पतला आप ले लीजिए ग्लास स्लैब, ठीक है ना, और उस पर आप टॉर्च का लाइट दे रहे हैं तो हो सकता है लाइट जो है आसान तरीके से पास कर जाए। लेकिन जैसे मान लीजिए थिकनेस वाला अगर आप ग्लास स्लैब लेते हैं और उस पर जैसी टॉर्च का लाइट अगर दे, मतलब रे ऑफ लाइट अगर पास कराने की कोशिश करें तो लाइट बेंड करेगा बहुत ही ज्यादा। मतलब जितना ज्यादा थिकनेस होगा उतना ही ज्यादा लाइट क्या करेगा, बेंड करेगा, और पतला होगा तो लाइट उतना बेंड नहीं करेगा, मतलब उसमें उतना रिफ्रैक्टिव नहीं आने वाला है, ठीक है बच्चों। तो ये आपको बात समझ में आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे बच्चों यहाँ से आपका 2 मार्क्स तो आएगा ही आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने ग्लास स्लैब के बारे में बताया, इमरजेंट रे, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। ये आपको डायग्राम को ड्रॉ करने पड़ते हैं और आपको बताने पड़ेंगे जो रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे किस तरीके से काम करता है और इमरजेंट रे क्या होता है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे कि आप लोगों ने मिरर में आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा, उसी तरीके से हम लोग को यहाँ पढ़ना है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शंस एक तो पॉइंट आपका सेम है जो कि आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस का जो पढ़ चुके हैं, और वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट ऑल द लाई ऑन द सेम प्लेन। जैसे कि आपको मालूम ही है, मैंने आपको क्या बताया था, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर हम कोई ग्लास स्लैब अगर लेते हैं और ग्लास स्लैब लेने के बाद जैसे यहाँ पे अब क्या होगा, ये ग्लास स्लैब इंसिडेंट रे से आया, आपने यहाँ पे नॉर्मल लगाया, फिर यहाँ पे रिफ्रैक्ट करा तो यहाँ पे बोला गया इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे सब लाइज कर सकता है आपका यह इंटरफेस पे, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। फिर बोला गया यहाँ पे आता है सेकेंड लॉ आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एस्नेल लॉ। तो एस्नेल लॉ क्या होता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल of incidence to the sine of angle of refraction is constant for light of given color and light for given pair of media is known as Snell law। ये सब छोड़िए, आप यहाँ पे इस बातों पे ध्यान दीजिए, साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू एन नंबर यहाँ पे लेगा, मतलब कांस्टेंट निकलेगा, ठीक है ना। ये स्नेल लॉ भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको रिफ्रैक्शंस ऑफ लॉ में आपको दो बातें ध्यान रखना है, जो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल सब एक ही प्लेन पे लाइज करता है। और इसका सेकंड लॉ होता है जिसको हम लोग स्नेल लॉ के नाम से जानते हैं, साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा। साइन आई अगर घटेगा या बढ़ेगा तो साइन आर भी घटेगा या बढ़ेगा, लेकिन रहेगा क्या, कांस्टेंट ही वैल्यू के साथ बढ़ेगा और घटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। तो आपकी दो बात याद रखना है स्नेल लॉ का जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वैसे तभी आपको मैंने बता दिया, अब यहाँ पे सुनिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। अब कोई मीडिया मतलब मीडियम, ठीक है। तो मान लीजिए एक तरफ आप रेयर मीडियम की बात करते हो, एक तरफ डेंसर मीडियम की बात करते हो, तो जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगा तो वहां पे लाइट का बेंड होना तो 100% तय है। जब लाइट अगर बेंड करा इसका मतलब ये हुआ वहां पे एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेशन, या हम कह सकते हैं यहाँ पे जो एंगल, अगर साइन आई की बात करें, साइन आर की बात करें, उसके वजह से यहाँ पे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है। तो बोला कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट गिवन पेयर ऑफ मीडिया, जिसका वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1, मान लीजिए वेलोसिटी मतलब क्या, लाइट का स्पीड। अब मीडियम 1 में लाइट का स्पीड जो दिया होगा उसके हिसाब से, और मीडियम 2 में लाइट का स्पीड होगा उसके हिसाब से। मीडियम 1 और मीडियम 2 में जो लाइट का जो स्पीड अगर मान लीजिए जो अगर दिख रहा है रेशियो में, रेशियो मतलब फ्रैक्शंस के फॉर्म में आपको यहाँ पे दिखेगा, द रेशियो ऑफ द लाइट स्पीड इन द गिवन पेयर ऑफ मीडिया एन, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बातें करते हैं हम लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर बातें करें, जैसे एन इक्वल टू, अगर यहाँ पे देखा है C/V लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये एब्सोल्यूट के लिए होता है। अगर यहाँ पे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से डिनोट करिए, अब मान लीजिए मीडिया 1 है
और ये मीडिया 2 है। एक तरीके से यहाँ भी आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काम कर रहा है, ठीक है। तो मीडियम 1 और मीडियम 2 में जो लग रहा है लाइट का स्पीड वही आपका होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। आप समझिए बच्चों, इस पे यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, ये जो आपको दिख रहा है N21 या आपको लग रहा होगा 21 है, तो ये 21 नहीं है, इसको ध्यान से समझिएगा। एन का मतलब तो समझ में आ गया, जो एन का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एन को हम लोग सिंबलाइज किसकी वजह से किए हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। N21 का मतलब ये है, इसको ध्यान से पढ़िए, इसको हम लोग पढ़ सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है। यहाँ पे यही लिखा हुआ, इसका मतलब ये हुआ जिसको आप रिस्पेक्ट कीजिएगा ना उसको कहाँ पर रखना है, न्यूमरेटर में ऊपर रखना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे N21, एन मतलब आपको समझ में आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोलते हैं, तो मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, इसको क्या बोल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम सेकेंड और विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अब जिसको अगर हम रिस्पेक्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं एन इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम 1 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसको क्या पढ़ा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, जिसको रिस्पेक्ट करते हैं उसको वहां ऊपर में रखा जाता है न्यूमरेटर में, ठीक है। आप ये फॉर्मूला ध्यान रखने हैं। अब यहाँ पे बात समझ में आ गया, N12 आप इसको क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम 1, सॉरी इसमें क्या लिखा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। यहाँ देख सकते हैं मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। अब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, N21 को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम 2, उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे इन मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। तो जिसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं अब इस बार इसके हिसाब से N12 के हिसाब से, यहाँ पे N12 के हिसाब से क्या लिखेंगे, N12 के हिसाब से क्या लिखा जाएगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। तो आप यहाँ पे मीडियम 2 लिखिए, अब बाय में क्या हो जाएगा 1। तो ये आपका इस तरीके से आपका बन जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। सो अब आते हैं हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको बोल सकते हैं यहाँ पे, तो जैसे इसको हमेशा हमको कंपेयर करना पड़ता है एयर के साथ, ठीक है। लेकिन सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने जो बताया अभी आपको, इसमें आपको कोई भी मीडियम हो सकता है, चाहे वो एयर हो, चाहे आपका डायमंड का हो सकता है, चाहे केरोसिन हो सकता है, किसी भी मीडिया में लाइट ट्रेवल कर रहा है तो वहां पे लग जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर बातें करें तो बोला कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर, वैक्यूम या एयर बोलिए तो हमेशा एयर के साथ ही आपको कंपेयर करना है। तो जहां पे अगर आपको हमेशा एयर के साथ अगर कंपेयर करने की बात अगर कहा जाए तो वहां पे आपको हमेशा ध्यान रखना है आप किसके बारे में बोल रहे हो, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये तो आपको सिंपल सी समझ में आ गया, जिसमें आप लोग को मीडियम कोई भी कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, तो इसमें आपको एयर का स्पीड आपको मालूम ही है, जो 3 × 10 पावर जो है ना 8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से और बात करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ गिवन पेयर। तो अब यहाँ पे N12 इक्वल्स टू 1/n/21, ये रेसिप्रोकल हो सकता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज गिवन एज, रिस्पेक्ट टू 1 को एयर किया है तो यहाँ पे लिखने के तरीका की यहाँ बात कर रहा है, जो आप रिस्पेक्ट किसको की हो एयर को, तो यहाँ पे एयर ऊपर रहेगा और रिस्पेक्ट अगर जिसके कंसर्न में कर रहे हैं उसको नीचे रखना पड़ेगा। मतलब ये आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए बात समझ में आ गया, जिसको रिस्पेक्ट करना है उसको ऊपर लिखना है, लेकिन एब्सोल्यूट के लिए आपको क्या करना होता है, जिसको हम लोग एन से ही डिनोट करेंगे लेकिन लिखाएगा C/V, ठीक है। और C का मतलब होगा यहाँ पे एयर, मतलब एयर में लाइट का जो स्पीड होगा उसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, C के साथ। और जैसे V यहाँ पे हमने लिखा तो V का मतलब होगा वेलोसिटी, लेकिन ये मीडियम दूसरा होगा। लेकिन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमेशा आपको एयर के साथ ही आपको रेशियो निकालने हैं, ठीक है। आगे समझिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे बहुत सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे लिखा हुआ है।
आपको निकालना पड़ेगा। जैसे एयर का जो है ना 1.00 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर 3 के हिसाब से ले सकते हैं। आइस का दिया हुआ, वाटर का दिया हुआ है, तो ये सब आपको वैल्यू याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ से आपको एक फॉर्मूला निकल के आ चुका है, मैंने आपको फॉर्मूला दे रखा है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और दूसरी बात, आपको जब मीडियम 1 और मीडियम 2 की बात किया जाएगा, जिसके रिस्पेक्ट में आप उसको ध्यान समझ लेना जो क्या है, उसके हिसाब से आपको फ्रैक्शंस रखने हैं। और एब्सोल्यूट फ्रैक्शंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर बातें करें तो C/V। अब यहाँ पे आगे बच्चों, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या हो सकता है, तो ध्यान समझिए, आउट ऑफ 2 गिवन मीडिया द मीडियम विथ हायर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ऑप्टिकली डेंसर का मतलब डेंसर मीडियम, तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम का मतलब यहाँ पे हाईली आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो जहां पे बहुत ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मतलब वो ऑप्टिकली डेंसर माना जाता है, ठीक है ना। जहां पे लाइट बहुत ज्यादा रिफ्रैक्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा ही बेंड कर रहा है, इसका मतलब वो ऑप्टिकली डेंसर है। और जहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम है वहां पे ऑप्टिकली रेयर मीडियम होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम आउट ऑफ 2 गिवन मीडिया द मीडिया विथ हायर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वही ऑप्टिकली रेयर मीडियम की अगर बात करें तो आउट ऑफ 2 गिवन मीडिया द मीडियम विथ लोअर वैल्यू ऑफ टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा कम, अगर कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू निकल के आ रहा है तो वो रेयर के हिसाब से चला जाएगा, और वही अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा आ जा रहा है तो वो आ जाएगा आपका डेंसर में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात आपको एक टॉपिक समझना है जो कि इंपॉर्टेंट है, वैसे हम बात कर चुके हैं, ध्यान समझिए। ये रेयर मीडियम से मान लीजिए रे ऑफ लाइट आ रहा है, इंसिडेंट रे आ रहा है। जब इंसिडेंट रे अगर मान लीजिए अगर आपको आ रहा है रेयर मीडियम से, और ये इस तरीके से मैंने लिखा, और इसके नीचे आपका डेंसर मीडियम, जब रेयर मीडियम से अगर डेंसर मीडियम में आता है ना बच्चों, तो क्या होता है, लाइट किधर मुड़ेगा, मुड़ेगा आपका नॉर्मल की तरफ। When light enters obliquely from a rare medium to denser medium, it bends towards the normal। तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। जब रेयर से अगर डेंसर मीडियम में आएगा तो लाइट किधर मुड़ेगा, नॉर्मल की तरफ। वही यहाँ पे जब डेंसर से अगर रेयर मीडियम में जाएगा तो लाइट दूर भागेगा, यहाँ पे लाइट क्या होगा, दूर भागेगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम ऑब्लिकली फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल से क्या होगा, दूर भागना शुरू कर देता है, ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें कंडीशन आप ध्यान रखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं N1 और N2, मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए 1 है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, मतलब मीडियम 1 और मीडियम 2 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे N मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो N1 मतलब यहाँ पे मीडियम 1 अगर कम है और ये ज्यादा रिफ्रैक्ट करेगा, मतलब यहाँ पे लाइट बहुत कम रिफ्रैक्ट करेगा रेयर मीडियम में, लेकिन डेंसर मीडियम में जाकर लाइट क्या हो जाएगा, ज्यादा रिफ्रैक्ट कर जाएगा। क्योंकि डेंसर मीडियम में क्या हमने बोला था, मैंने बोला था जो डेंसर मीडियम में लाइट जो होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहां पे ज्यादा होता है, और जहां पे ज्यादा अगर लाइट आप मान लीजिए रिफ्रैक्ट कर रहा है ऑप्टिकली, वो डेंसर मीडियम माना जाता है। और जहां पे आपका लाइट अगर मान लीजिए थोड़ा सा कम, थोड़ा सा मतलब अगर बहुत कम अगर रिफ्रैक्ट किया, तो आप मान सकते हैं वो आपका ऑप्टिकली रेयर मीडियम होगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे समझते हैं एस्फेरिकल लेंस। अब एस्फेरिकल लेंस क्या होता है, तो अब हम लोग यहाँ पे मेन टॉपिक आगे, अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाय 2 सरफेसेज ऑफ विच वन और बोथ सरफेसेज आर कर्व्ड होना चाहिए। तो लेंस, एस्फेरिकल लेंस, लेंस में भी एस्फेरिकल लेंस की अगर बातें करें, जैसे कि आपको हमने बता रखा है किसके लिए, लाइट चैप्टर में अगर बात करें आपको रिफ्लेक्शंस के लिए, ठीक उसी तरीके से यहाँ भी कर्व है। लेकिन अगर आप लेंस की अगर बातें कर रहे हैं तो बोला गया है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, ठीक है, बॉन्ड 2 सरफेसेज विच बोथ सरफेस आर क्या होना चाहिए, कर्व। तो एक जैसे मान लीजिए आप इस तरीके से एस्फेयर ले लिए, अब यहाँ से एक और एस्फेयर इस पे इंटरसेक्शंस करवा दिए, तो आप यहाँ जो देख रहे हैं कुछ इस तरीके से बोला गया बोथ सरफेसेज क्या होना चाहिए, कर्व। तो आपको इस तरीके से मिलेगा एक लेंस जो कि कॉन्वेक्स लेंस इस तरीके से होता है, और इस तरीके से अगर आप बात करेंगे तो वो आपका हो जाएगा कॉनकेव लेंस होता है। लेकिन बेंड जो रहेगा यहाँ पे दोनों सरफेसेस रहेगा, देखते हैं ये आपका
आउटवर्ड की तरफ जा रहा है और ये इनवर्ड की तरफ जा रहा है, मतलब अंदर की तरफ बेंड कर रहा है, ये बाहर की तरफ, यहाँ पे देख रहे हैं मतलब इस तरफ जा रहा है, इस तरफ बेंड कर रहा है, ये इस तरफ कर रहा है और ये इधर बेंड कर रहा है। तो इसका मतलब ये बेंड तो दोनों होगा, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, दोनों के दोनों बेंड कर जाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस का बच्चों जो डायग्राम होगा कुछ इस तरीके से डायग्राम होता है। ठीक है, और वही कॉनकेव लेंस की बात करें तो कुछ इस तरीके से आपका डायग्राम होगा। ठीक है, इसके जो लेंस लगे रहते हैं इसके सेंटर में रहते हैं यहाँ से, और यहाँ भी अगर बात करें कुछ यहाँ सेंटर में रहते हैं। ठीक है, थीन फ्रॉम कॉर्नर, जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं इसके थीन, ये अगर बात करें तो कॉर्नर इसका क्या होता है, थीन होता है, और वही इसके कॉर्नर की अगर बात करें तो थोड़ा थिक होता है, थोड़ा मोटा होता है। यहाँ पे सेंटर की अगर बात करें बच्चों, इसका सेंटर क्या होता है, थिक होता है। इसका जो सेंटर दिख रहा है यहाँ पे, जो ऑप्टिकली सेंटर की बात करें वो थिक होता है, और इसका अगर बात करें वो थीन होता है, बहुत ही पतला होता है। कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस के भी नाम से जानते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं, वही कॉनकेव लेंस की अगर बातें करें तो डाइवर्जिंग लेंस के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको याद कर लेना है, मे भी आपका ये 2 मार्क्स का डिफरेंस करने के लिए आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं यूजेज की अगर बात करूँ तो सम यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, तो आप देख सकते हो माइक्रोस्कोप के लिए, कैमरा के लेंस के लिए, प्रोजेक्टर्स में, फ्लैश लाइट में, मैग्नीफाइंग लेंस में, टेलीस्कोप में, ये सब चीज अगर देखें तो आपको मिलेगा। उसी तरीके से कॉनकेव लेंस की अगर बातें करें तो कॉनकेव लेंस में भी आपको इस तरीके से नजर आ रहा है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, जो एक छोटा सा सिक्योरिटी गार्ड के लिए यूज किया जा सकता है, जैसे स्पाई होल इन द डोर्स हुआ, फ्लैश लाइट हुआ, तो इस तरीके से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ भी आप देख सकते हैं ये वाले जो पोर्शंस है वो आपका रह जाएगा कॉनकेव का। तो ये आपका यूजेज है, तो आप देख सकते हो इतने सारे मैंने यहाँ पे यूजेज लिखे हैं। और सबसे मेन बात है आपको ये डिफरेंसेस याद रखने हैं, जब ये डिफरेंसेस आपको याद रहेंगे तभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो आपने ये नोट कर लिया होगा जो स्फेरिकल लेंस क्या हो सकता है, कॉन्वेक्स लेंस क्या है और कॉनकेव लेंस क्या है, इसके यूजेज क्या है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे। चलिए आप समझिए, द सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस इज नॉन एज ऑप्टिकली फोकस। थोड़ा सा इस बात को यहाँ पे समझने की कोशिश करें। मैं यहाँ पे क्या लिखा हूं, जैसे मान लीजिए आपने लेंस लिया, आपको पता है ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये आपको जो दिख रहा है यहाँ पे होता है ऑप्टिकली सेंटर, और इसमें दो दो आपको फोकल लेंथ होगा, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, क्योंकि ये जो बेंड किया हुआ है ये 2 सरफेस से किया हुआ, मतलब ये दो दो स्फीयर जैसे जो है ना, मैंने आपको दिखाया था जो एक साथ बना हुआ है, इसीलिए इसमें फोकल लेंथ कितने होंगे, 2 होंगे, 2 साइड इधर और 2 साइड इधर होगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे अगर आपको लिख के दिखाएं, मान लीजिए ये f1 हुआ और ये आपका 2f1 हुआ, और यहाँ पे हो जाएगा f और यहाँ पे हो जाएगा 2f, तो आप ऐसे भी मान सकते हो। ठीक है ना, तो 2 फोकल लेंथ आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आपको समझ में आ गया, इसको क्या बोल सकते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। द सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल फोकस। वैसे यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर के हिसाब से चला जाएगा, ये ऑप्टिकल सेंटर पे है ना, तो सेंटर, द लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ये देखिए ये सेकंड लाइन लिखा हुआ है। अब प्रिंसिपल फोकस था आपको ये नहीं, ऑप्टिकल जो फोकस है आपको इस तरीके से चला जाएगी, फोकस, ये फोकस है। ठीक है ना, अब मान लीजिए इधर से अगर आपका जा रहा है रे ऑफ लाइट, तो इस तरीके से यहाँ पे स्ट्राइक करा, और स्ट्राइक करने के बाद आपको लाइट जो है ना जो जाएगा पास होगा आफ्टर रिफ्रैक्शंस, वो आपको फोकस से ही होता है। द फोकस इज द पॉइंट वेयर रे कन्वर्ज या अपीयर टू आफ्टर रिफ्रैक्शन इन लेंस। तो यहाँ पे देख सकते हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन, जैसे ही इंसिडेंट इस तरीके से हम लोग लेके गए हैं, और जाने के बाद जैसे ये लेंस पर टकराया, तो टकराने के बाद ये क्या हो रहा है, फोकस से पास हो रहा है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा फोकस। ठीक है बच्चों, द सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल फोकस। ठीक है ना, सेंटर पॉइंट को बोल दिया है, लेकिन ये ऑप्टिकली सेंटर होता है। तो लाइन पास है, आप देख रहे हैं ये जो लाइन पास किए हैं, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, कहां से पास करा रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से, जैसे आप याद करो, मैंने यहाँ पे आपको मिरर में बताया था, ये पोल से हमेशा क्या होता है, पास होता है। क्या पास होता है, तो प्रिंसिपल एक्सिस, लेकिन यहाँ पे किससे पास होता है, ऑप्टिकल सेंटर से होता है। ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर से ही हमेशा क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस पास करेगा। बाकी इस पॉइंट को आप बोल सकते हैं ऑप्टिकल फोकस।
ठीक है, ऑप्टिकल फोकस है लेकिन जा रहा है, पास हो रहा है ऑप्टिकल सेंटर के हिसाब से। ये आपको समझ में आ गया। ये आपको ध्यान रखने हैं जो कहाँ से लाइट पास कर रहा है, दो दो फोकल लेंथ क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो कर्व से बना हुआ है। ठीक है बच्चों, यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है जो हमने जितने भी बात बताए हैं, अगर आपको ना समझ में आया थोड़ा वीडियो को रिवाइज करके आप देखें, आपको समझ में आ जाएगा मैंने आपको क्या क्या बोला है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशंस बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉन्वेक्स लेंस का, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कॉनकेव लेंस का। ठीक है, तो लेंस तो आपको समझ में आ गया जो एक तरीके से ट्रांसपेरेंट मीडिया होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर फॉर्मेशंस की अगर बात करें कॉन्वेक्स लेंस का, तो आपको याद होगा यहाँ पे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशंस मैंने आपको मिरर वाले केस में भी बताया था। क्या बताया था, अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर आप इंसिडेंट रे अगर पास कराते हो तो आफ्टर वो रिफ्रैक्शन अगर बात करें फोकस से पास कराने हैं। ठीक है, वही दूसरे रूल क्या होता है, आप फोकस से अगर मान लीजिए आप इंसिडेंट लेके जाते हो, अगर फोकस से आप इंसिडेंट रे लेके जाओ तो कहां पे हो जाएगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से पास कराना होगा, और फोकस से लेके जाओ तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या करा देना है, पैरेलल करा देना है। और तीसरा होता है इमेज फॉर्मेशंस का रूल, जो आप ऑप्टिकल सेंटर से पास कराओ और ऑप्टिकल सेंटर से रिटर्न करवा दो। मतलब ऑप्टिकल सेंटर से अगर जाएगा तो इंसिडेंट रे भी आपका वही बनेगा। ठीक है ना, और उसी रास्ता से फिर लौट जाएगा तो वही आपका रिफ्रैक्टेड रे भी बन जाएगा। ठीक है, तो ये तीन इमेज फॉर्मेशंस का रूल है जो कि आपको पहले से मालूम है। कैसे पहले से मालूम है, जैसे आप मिरर के बारे में मैंने बताया आपको, उसमें भी क्या था, सेम प्रोसेस, उसमें भी सेम ही आपका इमेज फॉर्मेशंस का रूल्स था। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से लेके चले जाएंगे, फिर फोकस से लेकर अगर जाते हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। और वही तीसरा रूल्स था जो सेंटर कर्वेचर से लेके जाओ और सेंटर कर्वेचर से ही क्या कर दो, पास करा दो। ठीक है, यहाँ पे सेम चीज है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमने यहाँ पे लेके गया और फोकस से पास करा दिया। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हैं जो यहाँ पे फोकस से हम लोग लेके जा रहे हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के क्या करा दिए, पैरेलल करा दिए। और उसी तरीके से अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ पे लेके जा रहे हैं और ऑप्टिकल सेंटर से ही क्या हो जा रहा है, पास किया जा रहा है। ये रहा आपका इमेज फॉर्मेशंस के रूल, जो कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है। अब जब बच्चों आपको इमेज फॉर्मेशंस का रूल समझ में आ गया, तो अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आपको जो है ना टॉपिक समझने हैं, और वो है आपका रे डायग्राम, वो भी कॉन्वेक्स लेंस का। तो कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम के लिए आपको बात ध्यान रखना है, मैंने आपको बता रखा है कि इमेज कब फॉर्म होगा, जब आपके दो रिफ्रैक्टेड रे मीट करा। ठीक है ना, जहां पे दो रिफ्रैक्टेड रे अगर मीट करेगा वहीं पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। जैसे आप मिरर के केस में अगर बात करते हैं, जहां पे दो रिफ्लेक्टेड रे मीट करता है वहां पे क्या बनता है, इमेज बनता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे जहां पे दो मिलेगा वहीं पे आपका क्या फॉर्म होगा, इमेज फॉर्म होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहाँ पे एक एक करके ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। ठीक है, सबसे यहाँ पे फर्स्ट वाली अगर बात करें, आप देख सकते हैं टॉपिक रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस। रे डायग्राम इमेज फॉर्मेशंस के लिए मैंने बताया आपको कहां से रे को पास कराने हैं, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं पे आपको कहां पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो कहां पे इमेज बनेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहला बात यहाँ पे कर लेते हैं, जब ऑब्जेक्ट को अगर इन्फिनिटी पे रखते हैं तो फर्स्ट केस, तो मान लीजिए आपका यह रहा लेंस, आप इस तरीके से पास कराओ, ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस, और आपको पता ही होना चाहिए आपको दो दो जो है ना फोकस या फोकल लेंथ आपको लेके चलने पड़ेंगे। तो मान लीजिए इसको f1 माने, इसको 2f1, और यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग f2, और इसको मान लेते हैं 2f2। ठीक है, यहाँ पे आप अपने हिसाब से मान सकते हो। तो यहाँ पे मैंने f1 माना, इसको 2f1 माना, इसको f2, इसको 2f2 माना। अब क्या करना होगा बच्चों, बोला क्या, फर्स्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट को आप इन्फिनिटी पे रखोगे तो इमेज कहां पे और किस तरीके से बनेगा। तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे इस तरीके से मान लीजिए, अच्छा ये आपको पता है कुछ इस तरीके से आपका सेंटर पॉइंट होता है ना। तो इस तरीके से मान लीजिए इंसिडेंट रे जा रहा है, इंसिडेंट रे जाने के बाद ये क्या होगा, एफ जो फोकस है, ठीक है ना, फोकस सेंटर जो आपको दिख रहा है यहीं से पास करता है, ये यहीं से जाएगा। सेकेंडली अगर मान लीजिए इंसिडेंट हम यहां से पास करा दे, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है जो आप ऑब्जेक्ट को कहां पे रख रहे हो, तो आप ऑब्जेक्ट को रख रहे हो
इन्फिनिटिव पे, आप इन्फिनिटिव से तो यहाँ से पास करा सकते हैं। तो मान लीजिए इस तरीके से आप लेके गए, स्ट्राइक करा, आपको ध्यान रखना है कहाँ से बेंड कराने हैं, तो ये ऑप्टिकल सेंटर होता है, आपको समझा चुके हैं, ये ऑप्टिकल सेंटर होता है। अब यहाँ से आप लेके जाओगे तो ये बेंड करेगा कुछ इस तरीके से। तो आप यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ये कहाँ पे जाके मीट करा, तो फोकस मतलब F2 पे। तो देखिए इमेज का पोजीशन कहाँ बनेगा, एट F2 पे बनेगा। नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। मैंने आपको बताया जहां पे एक्चुअल में अगर मीट करता है वहां पे इमेज आपका कैसा बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड। जहां पे अगर एक्चुअल में मीट करेगा, अपने आप मीट करेगा, मैं बोल रहा हूं यहाँ पे अपने आप मीट कर जाएगा, वहां पे क्या बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन वहीं पे जब आप उसको मिलाने की कोशिश करते हो, अपीयर कराने की कोशिश करते हो, तो वहां बनता है वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड चला जाएगा, रियल के साथ हमेशा क्या चलेगा, इन्वर्टेड चलेगा, और वही वर्चुअल के साथ हमेशा क्या चलेगा, इरेक्ट चलेगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे फर्स्ट केस आपको समझ में आ चुका है। अब बात करता हूं मैं सेकंड केस का। सेकंड केस क्या बोला गया, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड टू F1। हम वहां पे लिख चुके हैं, तो इसको समझिए यहाँ पे क्या लिख रहे हैं। ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा आपका लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा, और यहाँ पे बनेगा आपका F2, ये बनेगा आपका 2F2, और ये बनेगा आपका F1, और ये रहा आपका 2F1। अब क्या जैसे कह रहा है, आप ऑब्जेक्ट को कहां पर रख रहे हो, आप ऑब्जेक्ट रख रहे हो 2F1 से पहले। तो ये रहा आपका पोजीशन फोकल लेंथ से इस पे आप रख रहे हो इससे पहले। तो मान लीजिए आप ऑब्जेक्ट यहां पर रख रहे हो, तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख रहे हो तो ए और ये बी मान लीजिए, इसका इंसिडेंट इस तरीके से जाएगा और यहाँ पे लेके जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, फोकस से ही पास कराने होंगे। चलिए फोकस से पास करा दिए। अब बच्चों अब इस बार हम लोग इमेज फॉर्मेशंस के लिए यहां से नहीं लेके जाएंगे। अब मुझे ऑब्जेक्ट यहां पर है तो इसके ऊपर से ही हम लोग को बात करना पड़ेगा। अब यहां से ले जाने का बस एक ही तरीका है, आप इसको ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दो। तो ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाते हैं तो लगभग इमेज ये इंटरसेक्शंस यहाँ पे हो रहा है, आप देख रहे हो। जैसे ये इंटरसेक्शंस यहाँ पे हो रहा है, तो ये था पहले मान लीजिए ए और ये बी, अब इसको मान लो ए डैश, इसको मान लो आप बी डैश, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो बच्चों, ये रहा आपका रिफ्रैक्टेड रे मिट किया हुआ था। आप इमेज का पोजीशन कहाँ दिख रहा है, F2 और 2F2 के बीच में। आप देख सकते हैं F2 और 2F2 के बीच में मिल रहा है, और ये अपने आप यहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ है। और जहां पे अपने आप अगर इंटरसेक्शन अगर होता है तो आप इसको क्या बोलोगे, रियल एंड इन्वर्टेड। यहाँ पे क्या माना जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो बनेगा साइज कैसा बनेगा, तो इस साइज जो बनेगा डिमिनिश साइज बनेगा। लेकिन उसमें हम लोग साइज क्या देखे थे, तो बहुत अच्छा इन्फिनिटिव से अगर कोई भी अगर इंसिडेंट अगर आता है और फोकस पे जाकर अगर बीट करेगा, तो हमेशा ध्यान रखना है वो पॉइंट साइज का ही बनाएगा हमेशा। तो साइज रहेगा वो कैसा रहेगा, पॉइंट साइज का रहेगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो डिमिनिश्ड, मतलब उतना पॉइंट साइज नहीं, बहुत छोटा है, ठीक है, लेकिन उतना भी नहीं। चलिए ये बात आपको समझ में आ गया। अब मैं बात करता हूं केस नंबर 3, व्हेन ऑब्जेक्ट इज टू F1। आप यहाँ पे नोट करते जा रहा बच्चों, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप यहाँ पे देखो ऑप्टिकल यहाँ पे सेंटर हुआ, फिर से यहाँ पे मैं लिख रहा हूं F2 और थोड़ा सा डिस्टेंस बना के 2F2, ये मैं मान लेता हूं यहाँ पे F1 है, ये आपका हो जाएगा 2F1, ठीक है। अब यहाँ पे केस क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट को आप कहां पर रख रहे हो, 2F1 पे। तो अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट आप यहीं पे रख रहे हो, तो यहां पर रखने का मतलब ये हुआ बच्चों, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट ए और ये रहा बी। आप इस तरीके से लेके जाओ, इस तरीके से लेके गए, ठीक है, इंसिडेंट रे को। और आपको पता ही हमेशा इसको आप कहां से पास करा दो, फोकस से पास करा दो, क्योंकि आपके पास यही उपाय है। और दूसरा उपाय यहाँ पे यही है, जो आप इसको ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाओ, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपके ऊपर ही है, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, ऊपर ही है। तो आप इसको इस तरीके से लेके जाओगे और इसे पास कराओगे। तो बच्चों पता है क्या होगा, इसका जो इमेज बनेगा, इसका जो इमेज बनेगा वो लगभग में बन जाता है कहां पे, लगभग में कहां बनता है, मैं यहाँ पे अपने फ्री हैंड से बना रहा हूँ, इसी वजह से थोड़ा इधर भाग जा रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा, जैसे आप इसको आप स्केल से बनाएंगे तो एग्जैक्ट आपको इंटरसेक्शंस कर जाएगा, 100% गारंटी। तो आपको क्या करना होगा, तो आप देख लो इमेज कहाँ बना। तो इमेज ऑब्जेक्ट आप कहाँ पर रखे थे, 2F1 पे, और इमेज बन रहा है आपको 2F2 पे, ठीक है। और ये कैसा बनेगा, सेम साइज। अब ये ए और बी देख रहे हो, ये हो जाएगा आपका ए डैश और ये हो जाएगा बी डैश।
तो यहाँ पे क्या क्या निकल का है इसका कैरेक्टरिस्टिक, इमेज का जो पोजीशन होगा वो एट 2f2 पे ही होगा। मतलब आप याद करो मिरर के केस में आपने क्या देखा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आप रख रहे थे ऑब्जेक्ट, तो इमेज भी कहाँ बन रहा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रहा था। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो 2f1 पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा, तो यहाँ पे इमेज भी कहाँ बनेगा, 2f2 पे ही बनेगा। ठीक है, और ये अपने आप इंटरसेक्शन हुआ है बच्चों, तो इसीलिए ये जो बनेगा आपका रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगा। ठीक है, और इमेज का जो साइज होगा वो सेम साइज होगा, जितना हाइट ऑब्जेक्ट रहेगा, मतलब ऑब्जेक्ट का जो हाइट रहेगा, जो ऑब्जेक्ट का आप हाइट रहेगा वही आपका इमेज का भी हाइट होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं केस नंबर 4। जब ऑब्जेक्ट को हम लोग f1 और 2f1 के बीच में रखते हैं, तो ये रहा आपका फिर से लेंस, ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर के लिए लेंस हो गया। ठीक है, ये रहा आपका f2 और ये रहा आपका 2f2। दो फोकल लेंथ आपको लगाना ही है, सब में इस तरीके से चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने अभी रखा था इन्फिनिटी पे, फिर बियॉन्ड 2f1 पे, अब अभी तुरंत रखे थे एट 2f1 पे, अब मैं रख रहा हूँ 2f1 और f1 के बीच में, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख रहे हैं। और जैसे ही यहाँ पे रखेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट का हाइट। ये रहा इंसिडेंट रे, इस तरीके से लेके जाइए और फोकस से पास कराइए। ठीक है, जैसे ही फोकस से पास करा तो आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है थोड़ा सा, और इसको बढ़ा के लेके मुझे जाना पड़ेगा, और बढ़ा के लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको और खींच दीजिए, और उसके बाद यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाओ। ये तो आपको पता ही है क्योंकि यहीं से पास होने का चांसेस है, तो ये ऑप्टिकल सेंटर से जाइए और ऐसे करके लेके जाइए। तो लगभग में आपका इमेज थोड़ा सा इसको प्रिंसिपल एक्सिस को एक्सटेंड कर लेते हैं, तो आप देख रहे हो लगभग में यहाँ पे इंटरसेक्शंस करें, इंटरसेक्शंस होगा 100% इंटरसेक्शन होगा केस नंबर 4 में। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे देखो ये आपका इंसिडेंट है यहाँ तक, उसके बाद सेंटर ऑप्टिकल सेंटर से, अगर ऑप्टिकल सेंटर से अगर मान लीजिए इंसिडेंट को पास कराते हैं तो उसी से आ जाएगा लेंस के लिए। ठीक है ना, और वही आपने याद किया होगा मिरर के लिए सेंटर कर्वेचर से जाता है और सेंटर कर्वेचर से ही लौट के आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका इमेज का पोजीशन। तो इससे क्या क्या निकल के आ सकता है, इमेज का जो साइज होगा वो इनलार्ज होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का हाइट क्या है, इतना ही है, और वही यहाँ पे क्या है, इतना ज्यादा है, इसका मतलब ये ज्यादा बनेगा। और ये एक्चुअल में मिट करा, मतलब ये अपने आप इंटरसेक्शन हुआ, इसीलिए रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा। और साइज तो आपको समझ में आ चुका है, पोजीशन भी समझ में आ चुका है। चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं केस नंबर 5 का। केस नंबर 5 आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे केस है, जो कि आपको समझने पड़ेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे केस नंबर 5 और 6, ये जो दो केस है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ऑब्जेक्ट को रख रहे हो यहाँ पे f1 पे, चलिए फिर से यहाँ पे लेंस लेते हैं, ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा सेंटर, ऑप्टिकली सेंटर से लेंस का गुजार रहे हैं आप, ये हो जाएगा आपका f1, ये हो जाएगा 2f1। अगर आपको लग रहा है सर यहाँ पे आप ये बार बार ऐसे क्यों लिख रहे हो, इसके जगह पे क्या दूसरा आप यूज नहीं कर सकते हो, तो बिल्कुल कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है ना, ये फोकल लेंथ है, इसीलिए इसको f से हम लोग लेके चल रहे हैं। तो आप यहाँ मान लीजिए ऑब्जेक्ट रख रहे हो, तो ऐसे करके जाओ, इंसिडेंट रह जाएगा, ये फोकस से ही चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ऑप्टिकल सेंटर है, तो आप इसको इस तरीके से लेके जाओ, आप देख लो ये दोनों का दोनों क्या हो चुका है, पैरेलल। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, अब ये दोनों जो रिफ्रैक्टेड रे जा रहा है वो इंटरसेक्ट करेगा, लेकिन कहाँ पे करेगा, इन्फिनिटी पे। लेकिन हम लोग को मालूम है, हम लोग को क्या मालूम है, जो दो पैरेलल लाइन जो होता है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है, लेकिन ये इंटरसेक्ट करेगा कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। और जहां पे ये इंटरसेक्ट करा वहीं पे उसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे आपको मालूम है इसका जो बनेगा वो इन्फिनिटी पे बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, और साइज कैसा होगा, हाईली इनलार्ज, क्योंकि इन्फिनिटी पे है। अगर इन्फिनिटी पे अगर कोई इमेज बनेगा तो कैसा बनेगा, हाईली इनलार्ज। ठीक है, केस नंबर 6, केस नंबर 6 क्या कह रहे हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकली सेंटर। तो देखो बच्चों यहाँ पे आपका सेम वही सारी चीज लिखना है, इतना बार आपको मैंने लिख के दिखा, आपको समझ में आ चुका होगा। ये रहा आपका f2, ये रहा आपका 2f2, और ये रहा आपका f1, और ये रहा आपका
F1। अब यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चों, ऑब्जेक्ट को आपको कहाँ रखना है, F1 और ऑप्टिकल सेंटर। तो आपको पता ही है ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो और F1 ये है, तो F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर यहाँ पे अगर आप ऑब्जेक्ट रख रहे हो तो इस तरीके से होगा। अब यहां से जाने के बाद आपको पता है फोकस से ही पास कराना है, हमेशा आपको यही फोकस से करना है, इसी वाले फोकस से करना होगा, इससे नहीं कर रहा है, पहले फर्स्ट वाले से करना है, पहले क्या हमेशा इसी से करना होता है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, अब सेकंड तो ही पता है, इस तरीके से लेके जाओगे, लेकिन क्या है ना, ये इस तरीके दोनों फैलता हुआ चला जाएगा, ठीक है ना, ये दोनों बिल्कुल ऐसे करके एक्सटेंड हो जाएगा, ये नहीं, ये इंटरसेक्शन नहीं करेगा, इंटरसेक्शन मतलब क्या, ये पैरेलल नहीं होगा, ये थोड़ा सा क्या होगा, ये आपको इस तरीके से चला जाएगा, मतलब यहाँ पे ये दोनों के बीच में डिस्टेंस अलग अलग होगा, मतलब पैरेलल नहीं बनेगा, ये 100% है। अब चूंकि यहाँ पे मैं बना रहा हूँ फ्री हैंड से, तो थोड़ा बहुत इधर इमेज हो जा रहा है। अब करना क्या होता है इसमें, आपको यहाँ से इस तरीके से लेके चलना होगा, ठीक है ना, और ऐसे चलते चलते आपको क्या करना होगा, ये आपको लेंस है ना, और यहाँ भी इस तरीके से, तो आप देखो इसका जो इमेज बनेगा, मान लीजिए एपियर टू मिट करा रहे हैं, कहाँ करा रहे हैं, एपियर टू मिट, मतलब ये दो लाइन को हम लोग पीछे की ओर खींचेंगे डॉट डॉट्स, क्योंकि ये पता है ये आगे जाके इस तरीके से फैल जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए दो अगर लाइन है और वो लेस देन अगर 180 डिग्री है, तो लेस देन 180 डिग्री हमेशा क्या कर जाता है, इंटरसेक्ट कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये जो दिख रहा है आपको वो इंटरसेक्ट कर जाएगा, इसी वजह से इसका जो इमेज का जो पोजीशन है वो बियॉन्ड लेंस बनेगा, और यहाँ पे मैंने आपको डॉट 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 करके यहाँ पे मिलाने की कोशिश किया, इसका मतलब ये हुआ ये एपियर टू मिट है, और जब ये एपियर टू मिट अगर होता है, जब ये आपका एपियर टू मिट होगा, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, ये आपका वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा। कैसा इमेज बनाएगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो वर्चुअल और इरेक्ट बनाएगा, और कैसा बनेगा, लार्ज बनेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट का हाइट यहाँ पे इतना ही है, ऑब्जेक्ट का हाइट ये है, और ये रहा आपका इमेज का हाइट, तो दोनों में फर्क है, तो आपका ऑब्जेक्ट का हाइट छोटा है और इमेज का हाइट ज्यादा है, मतलब ये इनलार्ज हो गया। तो आपने यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का 6 केस आपने समझ लिया, जो कहाँ पे और किस तरीके से आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो आपका इमेज का पोजीशन और इमेज का साइज कहाँ पे क्या बनेगा, ठीक है। मैंने ये आपको समझाने की कोशिश किया। अब बात करता हूं मैं कॉनकेव लेंस का, सेम प्रोसेस है, अगर इसमें भी अगर बात करूं मैं इमेज फॉर्मेशन का, तो सेम प्रोसेस है। आप इंसिडेंट रे को पैरेलल लेके जाओ प्रिंसिपल एक्सिस से और फोकस से पास करा दो, फिर वही बात फोकस से लेके जाओगे और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल करा दो, और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे नहीं, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से जैसे आप पास कराते हो तो ऑप्टिकल सेंटर से ही क्या हो जाएगा, रिटर्न भी हो जाता है, ठीक है बच्चों। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने क्या बोला, अगर इंसिडेंट रे को आप पैरेलल लेके जाते हो, किसके पैरेलल, तो प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये आपको उस तरफ भागेगा लेकिन फोकस पे जाके मिट करेगा, क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस है। उसी तरीके से आप फोकस से देखो, या फोकस और डॉट डॉट, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो कॉनकेव लेंस होता है इसमें दो ही केस हम लोग को पढ़ना है, और ये जो लेंस है ये डाइवर्जिंग लेंस है। और जैसे कि आपको मैंने बता रखा है कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है, ठीक है। सेम प्रोसेस है, यहाँ भी आप ऑप्टिकल सेंटर से लेके पास कराओगे तो ऑप्टिकल सेंटर से ही इसको रिफ्रैक्टेड रे भी पास कराना पड़ेगा। चलिए अब इसके रे डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। रे डायग्राम बोला गया है जिसके लिए इमेज फॉर्मेशन करने हैं, तो यहाँ पे क्या करना होगा बच्चों, तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट केस क्या लिखा हुआ है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी इमेज पोजीशन एट F1 नेचर, अच्छा ये तो हमको निकालना है, ये तो पहले ही पता, इसको मैंने यहाँ पे लिखा है, चलिए इस तरीके से लीजिए, ये रहा आपका कॉनकेव लेंस, ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा आपका ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ से आपको यहाँ पे भी रखना पड़ेगा F1, यहाँ पे भी रखना पड़ेगा, दो दो फोकल लेंथ दोनों में काम करेगा, ऐसा नहीं है इसमें दूसरा काम करेगा, इसमें सेम काम करेगा, ठीक है। चलिए इस तरीके से लिए, अब ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रख रहे हैं, इन्फिनिटी पे। अब जैसे आप इन्फिनिटी पे रख रहे हो तो इस तरीके से आएगा, अब यहाँ पे आने के बाद ये डाइवर्ज कर जाएगा, इस तरीके से डाइवर्ज करेगा, और यहाँ भी इन्फिनिटिव से तो इस तरीके से लेके जाओ, और यहाँ पे आने के बाद ये डाइवर्ज करा। अब डाइवर्ज करने के बाद क्या होता है बच्चों, ये डाइवर्ज कर गया, लेकिन मुझे क्या करना होगा, मुझे करना होगा यहाँ पे एपियर टू मिट, ऐसे डॉट 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 से थोड़ा सा मान तिरछा जा रहा है, तब मान लो इस तरीके से, फिर यहाँ भी डॉट डॉट, इसको भी डॉट 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 करके इस तरीके से लेके जाओ, तो आप देखो यहाँ पे मिलेगा,
ठीक है ना। कुछ इस तरीके से पीछे की ओर आपको जो है ना मिलाना है, डॉट डॉट करके पीछे की ओर मिलाना है। तो कहाँ पे मिल रहा है, F1 पे मिल रहा है। अब अपने हिसाब से ट्राई कर लेना जो इमेज किस तरह के बन रहा है। मतलब क्या बनेगा, ऐसे ही आप इंसिडेंट लेके जाओ, यहाँ से डाइवर्ट करा, अब इसके बाद क्या करना होगा, डॉट 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 करके यहाँ पे लेके आओ, फिर ये भी आपको डाइवर्ट कर गया तो आपको डॉट 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 करके यहाँ पे लेके आना होगा और दोनों यहीं पे इंटरसेक्शन होगा, तो ये आपका रिफ्रैक्टेड रे माना जाएगा। ये तो आपका इंसिडेंट रे हुआ, ये भी आपका इंसिडेंट रे हुआ, लेकिन ये क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड। तो इमेज का पोजीशन कहाँ पर है, F1, इसलिए इमेज का पोजीशन क्या है, F1 पे है। और नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट। अगर मान लीजिए आपका प्रिंसिपल एक्सिस पे जो भी अगर बनाएगा या ऊपर बनाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर या प्रिंसिपल एक्सिस पे हमेशा क्या बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है। और जहां पे अगर पॉइंट साइज की अगर बातें करें तो यहाँ पे फोकस पे ही इंटरसेक्शन हो रहा है। अगर फोकस पे ही इंटरसेक्शन अगर हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ इमेज का पोजीशन से ना फोकस ही रहेगा और पॉइंट साइज का रहेगा। साइज कैसा हो जाएगा, पॉइंट साइज का हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो यहाँ पे चलो फिर से यहाँ बनाते हैं हम लोग कॉनकेव लेंस। ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, ये चला जाएगा आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका F2, ये 2F2 और ये बनाएगा F1, ये बनाएगा 2F1। अब क्या कह रहा है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर। ये रहा ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी मान लीजिए इस तरीके से, तो कहीं भी रख दीजिए, कहीं भी आप रख दो। इस तरीके से मैंने यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ से जाने के बाद ये क्या होगा, डाइवर्ज, तो डाइवर्ज कर दिए। अब यहाँ भी क्या करना होगा, ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दो, क्योंकि आपके पास और कोई रास्ता तो है नहीं, तो आप इसको ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दो। तो ऑप्टिकल, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे तो आपको इस तरीके से ले, अब यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके आगे क्या होगा, डॉट 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 चल जाएगा एपियोटोमेटिकली, आपको पता ही है। अब इस तरीके से फिर से इसको लेके जाएंगे, इससे पास करा देंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हो जो इमेज का जो पोजीशन है वो F और ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा आपका F1। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इमेज बनेगा, यहाँ पे इमेज बनेगा, कहाँ पे, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच। ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे बन रहा है, ये वाला इमेज बन रहा है। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गया। और आपको पता ही है इमेज जो बनेगा अगर ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ऊपर जो भी इमेज बनता है वो हमेशा क्या बनता है, पॉजिटिव बनता है, मतलब वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। और साइज कैसा बना, डिमिनिश्ड। आप यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट का हाइट देखो, ये देखो ऑब्जेक्ट का हाइट और ये देखो इमेज का साइज, तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है, मतलब ये ज्यादा है और ये कम है, इसी वजह साइज क्या होगा, डिमिनिश्ड बन जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको ये दोनों समझ में आ गया केस, जो कि आसान ही था। अब समझो साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंस। जैसे कि आप मिरर में देख चुके हो, सेम उसी तरीके से यहाँ भी काम करना होता है। यहाँ भी हम लोग को मिरर से, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से हम लोग जो है ना ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्टेंस को मेजर्स करेंगे, और ऑप्टिकल सेंटर से ही अगर हम कहें तो इमेज का डिस्टेंस की बातें करेंगे। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और यू तो हमेशा इसका निगेटिव ही बनेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्या लिखा, साइन कन्वेंशन आर सिमिलर टू द वन ऑफ यूज्ड ऑफ स्फेरिकल मिरर। जो आपने मिरर के लिए आपने यूज कर रखा है वही आपका सेम चीज बनेगा, एक्सेप्ट द मेजर आर टेकन फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। उसमें हम लोग जो है ना पोल से मेजर करते थे, किसके लिए, मिरर के लिए। तो मिरर में हम लोग पोल से मेजर करते थे, लेकिन लेंस के लिए कहां से मेजर करना पड़ेगा, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर तो आपको पता ही है, इसको यहां से ध्यान समझिए। मैं यहाँ पे इस तरीके की बात कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है और ये आपका जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस और ये रहा आपका ऑप्टिकल सेंटर। तो आपको अगर इधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ अगर इस डायरेक्शन में अगर होता है तो आपको पता ही है क्या होता है, निगेटिव। और ऑप्टिकल सेंटर से अगर मान लीजिए उस डायरेक्शन में अगर जाएगा तो क्या बनेगा, पॉजिटिव। और इस डायरेक्शन में अगर कोई इमेज बन रहा है नीचे, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर बन रहा है, इसका मतलब कैसा बन रहा होगा, नेगेटिव। यहाँ भी इस तरह भी अगर बन रहा होगा नीचे, तो इसका मतलब क्या बनेगा, नेगेटिव। वैसे तो इधर बना नहीं, आपने देखा कहीं भी आपको लेंस से इधर बना नहीं, सब इमेज किधर बन रहा था, लेंस के उस तरफ। ठीक है ना। और भी आपको हर एक केस में, कॉन्वेक्स लेंस में क्या था, सारे के सारे केस 1 से लेकर 5 तक जो मैंने केस बताया वो सारे के सारे क्या था, 5 तक कहने मतलब क्या, आपको सिर्फ एक ही केस था जो ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में आपने ऑब्जेक्ट रखा, वहां पे आपको वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बना। बाकी बात आपने इन्फिनिटी पे रखा, 2F1 पे रखा, F1 पे रखा, बिटवीन में रखा, तो वहां पे आपका इमेज रियल एंड इन्वर्टेड चला। लेकिन यहाँ पे आपको
क्या बना, ऑप्टिकल सेंटर और एफ के बीच में, F1 के बीच में जैसे आपने रखा तो बन गया आपका वर्चुअल और इरेक्ट इमेज। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गया। तो आपको ये बात इधर भी आपका फोकल लेंथ होता है और इधर भी होता है। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होगा वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। क्यों होगा पॉजिटिव, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कॉन्वेक्स लेंस के सारे यहाँ पे फोकस ऐसे करके इंटरसेक्शन हो रहा था ना। इसी वजह से इसका अगर इस डायरेक्शन में अगर फोकल लेंथ की बात होता है तो क्या माना जाएगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव माना जाएगा। और जब इस डायरेक्शन में अगर बात होता है तो क्या माना जाता है, नेगेटिव। आई होप आपको ये बात समझ में आ चुका है। यहाँ पे लेंस का इक्वेशंस दिया हुआ है, फॉर्मूला बोल सकते हैं यहाँ पे 1/f = 1/v - 1/u। ये आपका लेंस फॉर्मूला है, कृपया इसको याद रखें ताकि आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनाने में हेल्प करेगा। मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन भी क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होगा वही हम लोग का क्या होता है, मैग्निफिकेशंस होता है, ठीक है ना। तो मैग्निफिकेशंस का सेम फॉर्मूला काम करेगा जो मिरर के लिए था, बस थोड़ा सा चेंजेज है। जैसे आप यूज कर रहे थे मिरर के लिए -v/u होता है, लेकिन यहाँ पे -v/u नहीं चलेगा। यहाँ पे क्या चलेगा, आपको मैग्निफिकेशंस एम ही फॉर्मूला चलेगा, शॉर्ट फॉर्म तो इसका सिंबल एम से चलेंगे, लेकिन पॉजिटिव v/, क्या बनेगा, u। और एक आपको इमेज है मैग्निफिकेशंस का जो कि दोनों में सेम ही होता है, हाइट ऑफ इमेज, अब बाय में क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये आपको दोनों फॉर्मूला याद रखने हैं जो कि आपको मैग्निफिकेशंस के लिए है। तो मैग्निफिकेशन मैंने बता दिया, इट इज द रेशियो ऑफ इमेज और हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कितना साइज का ऑब्जेक्ट का हाइट है और कितना साइज है ना इमेज का हाइट है, दोनों का रेशियो की हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैग्निफिकेशंस। बहुत सिंपल बात। अब आगे समझिए, अब यहाँ पे कुछ बातें हैं जो कि आपको मेमोराइज कर लेने हैं, वो इधर वाली बात कह रहे हैं। आप समझो यहाँ पे इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल, हम बात कर रहे हैं पावर ऑफ लेंस। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ पावर ऑफ लेंस का। तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है बच्चों, तो पावर ऑफ लेंस होता है इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। सिंपल सा डेफिनेशन है, फोकल लेंथ जो आप लोग देख लिए, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस, ठीक है ना। मतलब फोकल लेंथ जो होगा उसी का उल्टा कर दो, अपॉन 1/f, वो हो जाता है आपका पावर ऑफ लेंस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रे इज एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ पावर। यहाँ पे SI यूनिट अगर बात करें पावर का, वो डायोप्टर होता है, मीटर के हिसाब से हम लोग इसको जो है मेजर्स करते हैं। 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। अब पावर ऑफ लेंस इक्वल टू पॉजिटिव, पावर ऑफ लेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। अब पावर ऑफ कॉनकेव लेंस, मतलब कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा, पॉजिटिव। अब पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी कॉनकेव लेंस की बात करें तो नेगेटिव हो जाएगा। अब पावर जो होता है लेंस का वो रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ का या थिकनेस का। पावर ऑफ लेंस होगा वो रेसिप्रोकल होगा किसका, होगा फोकल लेंथ का या थिकनेस का। पावर ऑफ लेंस जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, मान लीजिए बहुत सारे आपका पावर ऑफ लेंस दिया है, तो सबको क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। जब आप सबको आप जोड़ लेंगे तो आपको जो है ना निकल कर आ जाएगा पावर ऑफ लेंस, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गया है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या क्या सीखा, तो आपने सीखा यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या, रिफ्रैक्शंस क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। फिर आपने देखा रे डायग्राम देखा कॉनकेव लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का, और फिर आपने कॉनकेव लेंस और कॉनकेव लेंस के बीच में, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के बीच में डिफरेंसेस देखा और कहाँ कहाँ उसका यूज होता है मैंने आपको वो बताया। और साथ ही साथ आपको इमेज डायग्राम, रे डायग्राम, और यहाँ पे मैंने पावर ऑफ लेंस, मैग्निफिकेशंस का मैंने बात किया। अगर आपको ये सारे टॉपिक्स में से अगर आपको किसी प्रकार का अगर प्रॉब्लम हुआ हो तो आप हमें कमेंट करें, ठीक है। और आपको अगर वीडियो अगर समझ में आ चुका हो जो मैंने बताया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।